हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एट अ रिटेल कंपनी, है ना। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि रवि जो है वो एक क्या है, रिटेल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब he is immediately manager, है ना, immediate manager, the sales manager instructed him to focus on promoting a new product line, मतलब नए प्रोडक्ट लाइन को। Simultaneously the marketing manager asked Ravi to prioritize gathering customer feedback, है ना। अब उसने क्या करा, कस्टमर फीडबैक को इकट्ठा करना स्टार्ट किया फॉर अ सर्वे, जो सर्वे अभी चल रहा है ना, ऑनगोइंग सर्वे। रवि इज नाउ कंफ्यूज्ड अबाउट which task to prioritize and ends up failing both, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वो फेल हो जा रहा है किसी भी चीज को सही तरीके से करने में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन दिस सिचुएशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आई समझ में बात आपको कि रवि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और जो इमीडिएट जो मैनेजर है, जो सेल्स मैनेजर है, उनने क्या करा, हमने इंस्ट्रक्ट किया उसको कि वो प्रमोट करे, है ना। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजर भी, है ना। तो पहले आपने सेल्स मैनेजर की बात हो गई और अब किसकी बात हो गई, मार्केटिंग मैनेजर। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया वो दो बॉस दे रहे हैं, एक सेल्स मैनेजर दे रहा है और एक मार्केटिंग मैनेजर दे रहा है। तो ये जो रवि है, ये रवि क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और जब ये कंफ्यूज हो जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया है काफी बार, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कि कहीं ना कहीं जो बॉस है, तो जो ऑर्डर है वो एक ही बॉस से आना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड एज रवि रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू सुपीरियर लीडिंग टू कंफ्यूजन। तो सिंपल है, वो क्या होगा, कंफ्यूज ही होगा उस चीज से, क्योंकि अब वो किसके काम को प्रायोरिटी दे या फिर किसके काम को इंपॉर्टेंस दे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूज हो गया। हाउ डज दिस वायलेशन इंपैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो कहीं ना कहीं इट कॉजेस कंफ्यूजन। सबसे पहला उसको कंफ्यूजन हुआ, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, एंड लीड्स टू पुअर टास्क कंप्लीशन। कहीं ना कहीं वो अपने टास्क को सही तरीके से कर नहीं पाया, अचीव नहीं कर पाया। एम्प्लॉय फील ओवरबर्डन, एम्प्लॉय क्या फील करने लगा, ओवरबर्डन फील करने लगा, एंड फेल टू प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली, है ना। कहीं ना कहीं वो जो उसको टास्क मिले उसको प्रायोरिटी ही नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया काम में, ना ही वो अपने काम को पूरी तरीके से कर पाए। सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू एंश्योर दैट सच सिचुएशन डू नॉट अराइज इन द फ्यूचर। तो सिंपल है, कहीं ना कहीं क्लियर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सो रवि रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपीरियर। अगर आप ये करें कि खाली एक ही बॉस को उसको रिपोर्ट करना पड़े और एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन फ्यूचर में अराइज नहीं हो। एनी एडिशनल इंस्ट्रक्शन शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू दिस इमीडिएट मैनेजर। मतलब अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन या कोई और भी काम उसको देना हो तो वो एक ही बॉस दे, क्योंकि जब एक ही बॉस ऑर्डर देगा, एक ही बॉस काम देगा, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसके दिमाग में एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और वो अपने काम को सही तरीके से पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल वर्कर्स आर असाइन्ड मल्टीपल टास्क, है ना। सारे वर्कर्स को अलग अलग टास्क दिए गए, लाइक कटिंग वुड्स, असेंबलिंग एंड पॉलिशिंग। दिस लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन लेड टू एरर एंड डिलेज इन प्रोडक्शन, है ना। अब कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन में डिले आ गया। तो अ न्यू मैनेजर सजेस्टेड डिवाइडिंग द टास्क अमंग वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर स्किल। तो कहीं ना कहीं वर्कर, जो नया मैनेजर आया, वो क्या चाहता है कि काम को अब हम किसके हिसाब से बांट दें, जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो लोगों को नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से, लोगों को स्किल है उसके हिसाब से हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि हम क्या कर सके, उस काम को डिवाइड जब करें स्किल के हिसाब से तो अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि काम को डिवाइड करना। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज हाईलाइटेड, क्यों, ताकि हम क्या कर सके, स्पेशलाइजेशंस को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट, हाउ डज दिस प्रिंसिपल हेल्प इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेगा, और जब स्पेशलाइजेशन आएगा तो हमारे काम की स्पीड बढ़ेगी, एरर क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और वर्कर क्या करेगा, एक्सपर्टाइज गेन करेगा, क्योंकि वो एक ही टास्क को बार बार करते रहेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, व्हाट कुड बी द पॉसिबल ड्रॉबैक्स, है ना। वो ड्रॉबैक्स पूछ रहा है। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, मतलब क्या कमियां हैं अगर हम इस को इम्प्लीमेंट नहीं करें। तो वर्कर में बिकम मोनोटोनस और बोर्ड परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क। अब इस प्रिंसिपल को यदि आप अप्लाई करते भी हो तो उसके डिसएडवांटेज भी, क्या डिसएडवांटेज है,
अगर बार बार ही आप किसी को एक ही काम देते रहोगे, उसको कुछ नया क्रिएटिव नहीं आएगा, तो वो उस काम को लेके क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, रिपीटेटिव टास्क है। एडिशनली ओवर स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर देगा और रीएलोकेटिंग टास्क ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी, वो और कोई दूसरे काम को सही तरीके से सीख नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये हमारा इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल इन डिटेल। तो कहीं ना कहीं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले ताकि हम काम को क्या कर सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर टू टेक डिसीजन, है ना। तो अथॉरिटी मींस मैनेजर्स द राइट टू कमांड, while responsibility means accountable for the outcome। तो कहीं ना कहीं देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप किसी को ज्यादा अथॉरिटी दे दो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिले तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दो, उसको कोई अथॉरिटी नहीं दो, तो वो एक ओवर बर्डन फील करने लगेगा। तो फ्योल क्या कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। थर्ड हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस है उनको जो एम्प्लॉयज है वो क्या करें, फॉलो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन मैनर में, सही मैनर में वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब सिंपल है कि जो ऑर्डर है वो आपका एक ही सुपीरियर से आना चाहिए, बॉस से आना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयज के बीच में ना हो। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका काम है उस काम को एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसकी तरफ हम उस काम को पूरा करें। तो डायरेक्शन ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड अंडर वन प्लान एंड वन हेड। तो कहीं ना कहीं एक ही प्लान होगा तो हम आसानी से उस गोल्स को, उस टारगेट्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब हमेशा जो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको नीचे रखना है एज कम्पेयर टू जनरल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा, टास्क होगा, टारगेट होगा, एम होगा, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए कंपेयर टू इंडिविजुअल। क्योंकि यदि हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे तो कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही इंडिविजुअल जो हमारे गोल्स होंगे, टारगेट होंगे, वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है जो कंपनसेशन आपको मिलता है, जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिल रही है, तो वही कि फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क टू मेंटेन सेटिस्फेक्शन। सिंपल है। अब आपको कोई काम भी करवा रहा है और कम पैसे दे रहा है तो यू विल नॉट वर्क, है ना, फुली, मतलब आप कभी भी अपना बेस्ट देने की उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। मगर आपको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी जो बाकी जगह पे मिल रही है वैसी ही मिल रही होगी तो आप अपने टास्क को अच्छे तरीके से करेंगे, आप अपने काम को बहुत सही तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे ये कहना चाहता है कि एक बैलेंस होना चाहिए फ्यूल कि किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो डिसीजन लेने की पावर है वो टॉप लेवल के पास, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर डिसीजन लेने की है वो लोअर लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फ्योल ये कहते हैं कि कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिले इन क्या होगा, डिले इन डिसीजन होगा, क्योंकि आप सारी चीजें फिर टॉप लेवल के पास लेके जाओगे, फिर वो डिसाइड करेगा, फिर वो लोअर पे इंप्लीमेंट होगा। और अगर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो लोअर लेवल के जो वर्कर्स होंगे वो अगर डिसीजंस लेंगे तो दैट कैन कॉज अ नेगेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, मतलब वो एक गलत अपना जो अथॉरिटी है उसका यूज कर सकते हैं। तो फ्योल क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो क्विक डिसीजंस वाली चीजें हैं उनको लोअर लेवल पे भी दे दो आप, जो थोड़ा मतलब प्रायोरिटाइज जो डिसीजंस है वो टॉप लेवल पे रखो। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। इसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब वो जो बातें हैं वो कहाँ से किस लेवल तक, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि यदि ए कोई बात बोलेगा बी को, फिर बी बात बोलेगा, या फिर बी कम्युनिकेट करेगा सी को और सी कम्युनिकेट करेगा डी को, तो ये एक लाइन ऑफ कमांड, ये लाइन ऑफ क्या हो गई, अथॉरिटी हो गई, जो कि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी जो एक गलत आप कहें कि अफवाहें होती हैं वो नहीं उड़ेगी। एक प्रॉपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं अथॉरिटी की, एक आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, है ना, कि कम्युनिकेशन का चैनल यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है गैंग प्लान।
गैंग प्लान का मतलब होता है कि जब एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं ना, जैसे ये इस डिपार्टमेंट का, ये इस डिपार्टमेंट का ना, तो ये आपस में जब एक तरीके से कम्युनिकेट कर लें इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो उसको गैंग प्लान हम कहते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर रिसोर्सेस या प्रॉपर जो थिंग्स है उनको अरेंज करना, ताकि हम एफिशिएंटली अपने वर्क को पूरा कर सके और टाइम भी हमारा कम से कम वेस्ट हो। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि फेयरली और इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब ऐसा नहीं कि उनको डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि अगर हम उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे किसी भी बेसिस पे, तो एम्प्लॉइज कभी भी मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क नहीं करेगा। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को एक स्टेबल वर्किंग प्रोवाइड करना, उसको जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एक तरीके से सेफ और सिक्योर फील कराना, ताकि उसको ये ना लगे कि उसको कभी भी बाहर करा जा सकता है। क्योंकि अगर उसको ऐसा कुछ लगेगा तो वो कभी भी अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका मॉरल इनहेंस करेगा अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे। इसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने में, डिसीजन लेने में, उनको भी पार्टिसिपेट करने में, मैनेजमेंट में, उनको भी पार्टिसिपेट करने में कोई प्लानिंग पॉलिसी में, ताकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना समझ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे के लिए वर्क करे। इसके बाद आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है जो टीम स्पिरिट होती है या जो यूनिटी होती है एम्प्लॉइज के बीच में, उसको डेवलप करना। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग हाई एम्प्लॉइज टर्नओवर, है ना। टर्नओवर का मतलब होगा यहाँ पे लीविंग ऑफ जॉब, तो काम को छोड़ के जाना, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्नओवर। तो वर्कर्स कंप्लेन अबाउट लो वेजेस एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। द एचआर डिपार्टमेंट proposes implementing performance based bonuses and offering competitive salaries to retain workers. Now what is the question? तो which principle of management is relevant in this situation? तो सिंपल है हमारा, जब भी वो बात कर रहा है काई के बारे में, लो वेजेस के बारे में, है ना, तो लो वेजेस ही हमें दिखा रहा है क्या? कंपनसेशन। और कंपनसेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ, है ना, पर्सनल। मतलब जो एम्प्लॉइज को हम दे रहे हैं ना, तो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो एम्फेसिंग फेयर एंड एडिक्वेट कंपनसेशन। तो एम्प्लॉइज को हम क्या करें? फेयर और जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस हिसाब से कंपनसेट करें। हाउ डज फेयर रेम्यूनरेशन इम्पैक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन? तो सिंपल है, तो इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सिंपल है, जब एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहा है उसको प्रॉपर एक पेड सैलरी या जो भी स्टैंडर्ड वेज है वो मिलेगा, तो वो जॉब सेटिस्फाइड होके करेगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज का जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर मतलब लीविंग ऑफ जॉब होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साथ ही साथ मोटिवेट होगा एम्प्लॉइज काय के लिए? अपना बेटर परफॉर्मेंस कर देने के लिए कहीं ना कहीं, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। इसके बाद है व्हाट एडिशन मेजर्स कैन द कंपनी टेक टू रिटेन इट्स वर्कफोर्स? तो क्या क्या कर सकता है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे उनको, प्रॉपर उनको क्या दे? ट्रेनिंग प्रोवाइड, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे उनको, ताकि एम्प्लॉइज क्या कर सके? नई चीजों को लर्न कर सके। इसके बाद है इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। जैसे हेल्थ केयर, कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, प्रोविडेंट फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये कहीं ना कहीं। और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जैसे आजकल कई कंपनियां करने लगी कि आप आइए, अपना काम करिए और चले जाइए, मतलब कि एक एम्प्लॉइज का जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या हो जाए? सही रहे। क्लियर? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया काई के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।